दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो ये आज आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले मैंने कंप्लीट कर दिया था और आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ये अंक दूसरा है। ठीक है। मल्लिका, ये क्यों नहीं सोचते हो कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। कालिदास, नई भूमि सुखा भी तो दे सकती है। ये पीछे का ही मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है। मल्लिका, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कहीं कोमलता न हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी। कालिदास, और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। मल्लिका, ये क्यों आवश्यक है कि तुम उन सब अपेक्षाओं का निर्वाह करो। तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। कालिदास, फिर भी कई आशंकाएं उठती हैं। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मल्लिका, मेरी ओर देखो। कुछ क्षण कालिदास उसकी ओर देखता रहते हैं। अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से विच्छिन्न नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हिरण, इन सब को तुम साथ ले जाओगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं रहूंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़कर आते हुए मेघों में घिर जाया करूंगी। बिजली कौंधती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। संभवतः फिर वर्षा होगी। यूं भी बहुत अंधेरा हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कालिदास, मुझे जाने के लिए कह रही हो। मल्लिका, हाँ, देखना, मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूंगी। बहुत घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। है ना। याद रखना, यहाँ पे जगदम्बा मंदिर का जिक्र किया गया है ना। कालिदास, इसका अर्थ है तुमसे विदा लूं। मल्लिका जैसा सहसा चौंकी उठी। मल्लिका, नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। जाओ। कालिदास क्षण भर आंखें मूंदे रहता है, फिर झटके से चला जाता है। मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर जा बैठती है। तीव्र मेघ गर्जना सुनाई देती है और साथ में वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है। मल्लिका अपने को रोकने का प्रयत्न करती है, सिसक उठती है। अंबिका अंदर से आकर उसके सिर पर हाथ रख देती है और उसका सिर ऊपर उठाती है। अंबिका, मल्लिका अंबिका की ओर देखती है और झरोखे के पास जाकर उसके सिर टिका लेती है। अंबिका, तुम स्वस्थ नहीं हो। मल्लिका, चलो अंदर चलकर विश्राम कर लो। मल्लिका सिसकियां दबाने का प्रयत्न करती हुई उसी तरह खड़ी रही। मल्लिका, मुझे अभी यहीं रहने दो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ घिरे हैं। कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। पुनः हाथों में मुंह छिपाकर सिसक उठता है। अंबिका उसके निकट आकर अपने से सटा लेती। अंबिका, रो नहीं मल्लिका। मल्लिका, मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों में जो बरस रहा है ये दुख नहीं है, ये सुख है माँ, सुख है। अंबिका के वक्ष में मुंह छिपा लेती है। फिर मेघ गर्जन सुनाई देता है और वर्षा का शब्द तीव्र हो उठता है। प्रकाश क्षीण हो जाता है और पर्दा धीरे धीरे गिरता है। मल्लिका गंभीर आश्चर्य की मुद्रा में उसकी ओर देखने लगती है। मल्लिका, किस बात में निक्षेप? बात तुम समझती हो। मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस प्रकार वहाँ के ही हो जाएंगे। मल्लिका, मुझे तो प्रसन्नता है कि वे वहाँ जाकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की ही रचना की है। वहाँ जाकर रहकर उन्होंने कई नए काव्यों की रचना भी की है। 2 वर्ष पूर्व जो व्यवसायी आए थे उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रीतियाँ मुझे ला दी थी। वे कहते थे, उनके कितने वर्ष पूर्व की बात हो रही है यहाँ पे, ये भी आपने याद रखना है कि यहाँ पर 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व, है ना। वे कहते थे उनके एक और बृहद काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रीति उन्हें नहीं मिल सकी। निक्षेप, यूँ तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी? मल्लिका, फिर भी क्या? निक्षेप, मुझे दुख होता है। इन सब के अतिरिक्त उन्हीं वे साथियों के मुख से और भी तो कई बातें सुनी थी। मल्लिका, कोई व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद अनायास ही जुड़ते चले जाते हैं। निक्षेप, में अपवाद की बात नहीं करता, परंतु ये भी तो सुना है कि गुप्त वंश की राजदुहिता से उनका परिणय हो गया है। मल्लिका, तो उसमें दोष क्या है? निक्षेप, एक दृष्टि से देखें तो दोष नहीं भी है, परंतु यहाँ रहते हुए उनका ये आग्रह था कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके इस आग्रह की रक्षा के लिए तुमने? मल्लिका,
उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेकानेक साधारण प्राणियों में से हूँ। वे असाधारण हैं, उन्हें जीवन में असाधारण का ही संसर्ग चाहिए था। सुना था राजदुहिता बहुत विदुषी है। निक्षेप: हाँ, सुना तो था। बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है। मैंने कहा, ना कि एक दृष्टि से देखें तो इसमें कोई दोष नहीं, परंतु दूसरी दृष्टि से देखता हूँ तो मुझे बहुत ग्लानि होती है। मल्लिका: इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है, ये कि ऐसी मैं उनकी प्रगति में मार्ग में बाधा भी बन सकती थी। आपके नियोजन से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित ना करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। निक्षेप: यही तो सोचता हूँ कि मेरे नियोजन से तुम ऐसा करती तो संभवतः आज तुम्हारा जीवन ये ना होता। मल्लिका: मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया है? इतना ही कि पहले माँ काम करती थी, अब वे रुग्ण है, मैं काम करती हूँ। निक्षेप: बाहर से तो इतना ही अंतर है। फिर अंक 2 आता है। ठीक है, वो पीछे अंक 1 ही था, ये अंक 2 आता है। कुछ वर्षों के अंतराल के बाद पर्दा उठने पर वही प्रकोष्ठ दिखाई देता है। प्रकोष्ठ की अवस्था से पहले कहीं अंतर आ गया है। लिपाई कई स्थानों से उखड़ रही है। गेरू से बने हुए स्वास्तिक, शंख और कमल अब बुझे बुझे से हैं। चूल्हे के पास पहले से बहुत कम बर्तन हैं। कुंभ केवल 2 हैं और उन पर बीच तक काई जमी हुई है। झरोखे के पास के आसन पर कुछ लिखे हुए भोजपत्र बिखरे हैं। कुछ भोजपत्र एक रेशमी बस्तर में बंधे हैं। आसन के निकट एक टूटा मोटा मोड़ा है जिस पर भोजपत्र को सिकर बनाया गया एक ग्रंथ रखा है। चूल्हे के निकट के कोने में रस्सी बंधी है जिस पर कुछ वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। अधिकांश वस्त्र फटे हुए हैं या दूसरे रंगों के वस्त्र खंडों से जोड़े गए हैं। एक टूटा मोड़ा ड्योढ़ी के द्वार के पार्श्व में रखा है। चौकी एक ही है जिस पर बैठी मल्लिका जो है वो खरल में औषध पीस रही है। अंदर के प्रकोष्ठ में बिछे तल्प का कोना उसी प्रकार दिखाई देता है। अंबिका तल्प पर लेटी है। बीच बीच में ये पार्श्व बदल लेती है। निक्षेप बाहर से आता है। मल्लिका हाथ रोक कर अपना बिखरा हुआ अंशुक ठीक करती है। निक्षेप: अब अंबिका का स्वास्थ्य कैसा है? मल्लिका: अभी वैसे ज्वर है। निक्षेप: पहले से कुछ भी अंतर नहीं है? मल्लिका: प्रतीत तो नहीं होता। निक्षेप: निरंतर 2 वर्ष से एक साथ ज्वर? कितने वर्षों की बात हो रही है? 2 वर्ष की। मल्लिका एक ठंडी सांस लेकर खरल में पिसी हुई औषधि पत्थर के कटोरे में डालने लगती है। निक्षेप द्वार के पास से मोड़ा खींचकर उसके निकट बैठ जाता है। वस्तुतः अंबिका बहुत चिंता करती है। मल्लिका: औषध भी तो ठीक से नहीं खाती, औषध में दूध और मधु मिलाकर हिलाने लगती है। निक्षेप अपनी उंगलियां उलझाकर भटकता है। निक्षेप: तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मल्लिका: ठीक है। निक्षेप: दुबली हो गई हो, बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। मल्लिका आंखें बचाती हुई अधिक तत्परता से औषधि को हिलाने लगती है। कई बार सोचता हूँ कि स्वयं उज्जैनी जाकर उनसे मिल लाऊं। मल्लिका: क्यों? निक्षेप: कई कई बातें करना चाहता हूँ। कई कई बार मुझे लगता है कि मेरा कुछ अपराध है। मल्लिका गंभीर आश्चर्य की मुद्रा में देखती है। मल्लिका: निक्षेप: बात तुम समझती हो, मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस प्रकार वहां के हो जाएंगे। मल्लिका: केवल यही अंतर है। अंदर चली जाती है अंदर जाती है और अंबिका के सहारे से उठाकर औषध दे देती है। अंबिका औषध पीकर कटुता के अनुभव से सिर हिलाती है। निक्षेप टहलता हुआ झरोखे के निकट चला जाता है। बाहर घोड़े की टापों का शब्द सुनाई देता है जो निकट आकर दूर चला जाता है। निक्षेप झरोखे से सटा देखता है। अंबिका औषध पीकर लेट जाती है। मल्लिका कटोरा लिए हुए बाहर आती है और किवाड़ को पकड़े हुए अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका: माँ, ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दूं? अंबिका धीरे से सिर हिलाती है। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है और कटोरे को चूल्हे के निकट रख देती है। 2-1 जूठे बर्तन वहाँ पहले से ही पड़े थे। निक्षेप झरोखे के पास से हटकर आता है। निक्षेप: लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। मल्लिका: कौन लोग? निक्षेप: संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। 2 वैसी ही आकृतियां अभी मैंने देखी हैं जैसे तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। मल्लिका थोड़ा सिहर जाती है। मल्लिका: वैसे आकृति हैं? अपने भाव को दबाती थोड़ा सा हंसने का प्रयत्न करती है। जानते हैं माँ इनके संबंध में क्या कहती है? वे कहते हैं कि जब भी यहाँ आकृतियाँ दिखाई देती हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध, कभी महामारी, परंतु पिछली बार तो कुछ नहीं हुआ। निक्षेप: नहीं हुआ? मल्लिका उससे आंखें बचाती हुई गीले वस्त्रों को देखने में व्यस्त हो जाती है। मल्लिका: क्या हुआ?
और जो हुआ वे तो अच्छा ही था। दो एक वस्त्रों को उतारकर और देखकर फिर रस्सी पे फैला देती है। वायु में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों तक नहीं सूखते। फिर टापों का शब्द सुनाई देने लगता है। निक्षेप शीघ्रता से झरोखे से निकट चला जाता है। सहसा उसके मुख से आश्चर्यपूर्ण ध्वनि निकल पड़ती है। निक्षेप हैं नहीं, परंतु नहीं कैसे? टापों का शब्द दूर चला जाता है। निक्षेप बहुत उत्तेजित सा झरोखे के पास से हटकर आता है। मल्लिका उसकी ओर देखती है। मल्लिका सहसा उत्तेजित क्यों हो उठे? आर्य निक्षेप निक्षेप मैंने एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा। मल्लिका तो क्या हुआ? आप भी माँ की तरह व्यर्थ के निष्ठ की आशंका करने लगते हैं निक्षेप। परंतु वे बहुत पहचानी हुई आकृति है मल्लिका। मल्लिका पहचानी हुई आकृति? निक्षेप मुझे विश्वास है कि वे स्वयं कालिदास है। मल्लिका हाथ के वस्त्र को पकड़े हुए स्तंभित सी हो जाती है। उसका स्वर बैठ जाता है। मल्लिका कालिदास? ये कैसे संभव है? निक्षेप परंतु मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे घोड़ा दौड़ाते हुए पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राजसी वेशभूषा में कोई और उन्हें ना पहचान पाए। निक्षेप की आंखें भ्रांत नहीं हो सकती हैं। मैं अभी जाकर देखता हूँ। वे राज्य कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। मल्लिका उसी उत्तेजना से वे बाहर चला जाता है। मल्लिका वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। अपनी उंगली को दांत से काटती और पीड़ा का अनुभव पर यंत्र चली सी झरोखे के पास चली जाती है। ड्योढ़ी से रंगणी और संगणी प्रवेश करती है। मल्लिका नुपुरों के शब्द से चकित होकर उस ओर देखती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। रंगणी और संगणी को पीछे से आगे करती है। रंगणी इनसे पूछो हम अंदर आ सकती हैं। संगनी उसे आगे करती स्वयं पीछे हट जाती है। संगनी तुम पूछो। मल्लिका झरोखे से हटकर उनके निकट आती है। रंगणी अच्छा मैं ही पूछती हूँ, सुनिए ये आपका घर है? मल्लिका हाँ हाँ आइए, आप मेरे यहाँ आई हैं। रंगणी और संगनी दोनों अंदर आ जाती हैं और कौतूहल दृष्टि से इधर उधर देखती हैं। रंगनी हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई हैं, समझ लीजिए कि यूं ही आई हैं ग्राम प्रदेश में घूमती हुई। संगनी हम यहाँ के घर देखना चाहती थी। रंगनी और यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती थी। संगनी पहले मैं आपको परिचय दे दूँ, मैं हूँ शुभ श्री रंगनी, उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती हूँ। नाटक लिखने में भी आपकी रुचि है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रंगनी। और ये संगनी उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती हैं। बहुत सुंदर प्रणय गीत भी लिखती हैं। अब गद्य की ओर आ रही हैं और आप उत्सुकता से मल्लिका की ओर देखती हैं। मल्लिका चकित और अप्रचलित सी खड़ी रहती है। संगनी आपने अपना परिचय नहीं दिया। मल्लिका मेरा परिचय कुछ भी नहीं है। आप आ जाइए, यहाँ आसन पर बैठिए। संगनी हम बैठने के लिए नहीं, केवल अध्ययन के लिए आई हैं। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? मल्लिका किस स्थान को? रंगनी इसका अभिप्राय ये सारे स्थान को जहाँ इस समय हम हैं। उज्जैनी को हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं? मल्लिका प्रकोष्ठ। रंगनी प्रकोष्ठ को आप लोग भी प्रकोष्ठ कहते हैं। कुंभों के निकट जाकर कुंभ को छूती है इसको। मल्लिका कुंभ। रंगनी कुंभ, प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। निराशा से कंधे हिलाती है। संगनी देखिए यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं है। मल्लिका अभाव भाव से उनकी ओर देखती है। मल्लिका स्थानीय शब्द संगनी जैसे पतंजलि ने लिखा है कि यदा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तदा को तरवा। अब यवा स्तरवा यरिष्यो विभूषी। मल्लिका मुझे इतना ज्ञान नहीं है। संगनी कुछ निराश सी आसन पर बैठ जाती है। रंगनी घूमकर प्रकोष्ठ की एक वस्तु का निरीक्षण करती रहती है। मल्लिका संगनी के निकट चली जाती है। संगनी देखिए हम कुछ ऐसी बातें जानने जाती हैं जिनका संबंध यहाँ और केवल यहाँ के जीवन से हो। आपके घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे ही हैं। यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? मल्लिका यहाँ के जीवन की विशेषता झरोखे की ओर मुँह करके पल पल भर देखती रहती है। मैं नहीं जानती, हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। संगनी ये मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होगी। रंगनी चूल्हे के आसपास की सब वस्तुओं को परीक्षा कर तथा एक बार अंदर झांक कर आ जाती है। रंगनी देखिए मैं आपको समझाती हूँ। बात वस्तुतः ये है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कभी कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। परंतु इस प्रदेश में घूम घूम कर हम तो लगभग निराश हो रही हैं। यहाँ कुछ सामग्री ही नहीं है। संगनी अच्छा यहाँ के कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। मल्लिका कैसी वनस्पति? संगनी कैसी वनस्पति? सोचने लगती है। जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है, भास्वंती रत्नानी महाऔषधि। ये प्रकाश छोड़ने वाली औषधियाँ कौन सी हैं? अच्छा ये याद रखना है, ये ना अनुस्वार मैं भी यही समझता हूँ। अनुनासिक तो इस बात में
तो इस बात में हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को हटा दिया जाना चाहिए। अनुस्वार, मैं समझता हूँ कि हम दोनों सहमत हैं। अनुनासिक, और तो कुछ शेष नहीं। मेरे विचार से कुछ भी शेष नहीं है। अनुनासिक, नहीं अभी शेष है। अनुस्वार, क्या? अनुनासिक, ये चौकी यहाँ रास्ते में पड़ी है, यहाँ हटा लेनी चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। अनुनासिक, तो? अनुस्वार, तो? अनुनासिक, तो इसे हटा देना चाहिए। अनुस्वार, हाँ अवश्य हटा देना चाहिए। अनुनासिक, तो? अनुस्वार, तो? अनुनासिक, हटा दो। अनुस्वार, मैं? अनुनासिक, हाँ। अनुस्वार, तुम नहीं? अनुनासिक, नहीं। अनुस्वार, क्यों? अनुनासिक, क्यों का कोई उत्तर नहीं। अनुस्वार, फिर भी? अनुनासिक, पहले मैंने तुमसे कहा है। अनुस्वार, किंतु चौकी पहले देखी तुमने है। तो हटा दो, तुम ही हटा दो। अनुनासिक, तो रहने दो। अनुस्वार, रहने दो। अनुनासिक, अब? अनुस्वार, हाँ अब। अनुनासिक, एक बार फिर चार और दृष्टि डालकर। अनुस्वार, हाँ एक बार फिर चार और दृष्टि डाल लें। मातुल, अधिकार वर्ग आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया। अनुनासिक, क्यों? अनुस्वार, अनुस्वार, हाँ पूरा हो गया ना? क्यों? अनुनासिक, अनुनासिक, हाँ हो गया, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। अनुस्वार, हाँ केवल एक दृष्टि डालना शेष है। मातुल, तो वह दृष्टि कृपया रहने दीजिए, देवी प्रिया गुंजरी बाहर पहुंच गई हैं। अनुनासिक, देवी बाहर पहुंच गई हैं तो चलो। अनुस्वार, अनुस्वार, चलो। दोनों साथ साथ बाहर चले जाते हैं। मातुल भी उनके पीछे चला जाता है और कुछ क्षण बाद प्रिय गुमंजरी को मार्ग दिखलाता हुआ उसके आगे आगे आता है। मातुल, वे सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। मल्लिका अंदर के प्रकोष्ठ से आती है। मातुल कहता है ना, आओ आओ मल्लिका। क्या हो रहा है? आओ आओ मल्लिका, मैं देवी के सामने तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। चाटुकारिता की हंसी हंसता, देवी जब से आई हैं तुम्हारे संबंध में ही पूछ रही हैं। यही है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसिनी। मल्लिका, देवी के लिए कौन सा आसन नियोजित है? मल्लिका अभिवादन करती है। प्रिया गुमंजरी मुस्कुराकर उसके अभिवादन की स्वीकृति व्यक्त करती है। प्रिया गुमंजरी, प्रियंगु, आर्य मातुल, आप जाकर विश्राम कीजिए, मेरे अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। मातुल, परंतु आपके लिए आसन। प्रिया गुमंजरी, चिंता मत कीजिए, मुझे कोई असुविधा ना होगी। मातुल, असुविधा तो अवश्य होगी, आप असुविधा को असुविधा ना समझें, ये और बात है। और वास्तव में कुलीनता इसी को कहते हैं, बड़े कुल की यही विशेषता होती है। प्रिय गुमंजरी, आप जाकर विश्राम कीजिए, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मातुल, मुझे थकाया है आपने? फिर चाटुकारिता से हंसता है। आपके कारण मैं थकूंगा? मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर के खाई के पर्वत शिखर पर जाने को कहती रहें, मैं तब भी नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का। आत्म श्लाघा नहीं करता, किंतु हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं, शरीर शक्ति भी बहुत है। मैं पशुओं के पीछे एक दिन से 10-10 योजन घूमा हूँ। मैं कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम है तो वे है पशुपाल का। एक पशु मार्ग से भटक जाए। प्रिया गुमंजरी, देखिए आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, उन्हें जाकर एक बार देख लीजिए। मातुल, अब मैं पशुओं को देखता हूँ? गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देख रेख? मैंने तो अपने सब पशु वर्षों पूर्व ही बेच दिए थे, और सच कहूँ तो उनसे भी मुझे लाभ ही रहा, क्योंकि मल्लिका की दृष्टि प्रिया गुमंजरी से मिली रहती है। प्रिया बढ़कर उसके हाथ पकड़ लेती है। प्रिया गुमंजरी, तुम सचमुच वैसी ही हो जैसी कल्पना की थी। मल्लिका उसकी निकटता से कुछ अव्यवस्थित हो जाती है। मातुल, क्योंकि अच्छा तो मुझे अनुमति दीजिए, घर में कोई कुछ बिखरा पड़ा है, कुछ बातों की व्यस्तता करना शेष है, तो सुनकर तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। मल्लिका, देवी के बैठने की व्यवस्था कर दो। नहीं, ये तो खड़ी ही रहेंगी। अच्छा तो मैं चल रहा हूँ, और कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। प्रिय गुमंजरी, आप चलें, यहाँ के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मातुल, अच्छा, मुझे चिंता करने की आवश्यकता है? चिंता करने के लिए यहाँ मल्लिका है, अंबिका है, फिर भी कोई बात हो तो कहला दीजिएगा। चला जाता है। प्रिय गुमंजरी क्षण भर मल्लिका को देखती है, फिर उसकी डोरी को हाथ से छूती है। प्रिय गुमंजरी, सचमुच बहुत सुंदर हो। जानती हो, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। ये भी आया हुआ था भाई आपके एग्जाम में, ये प्रश्न एचपीएससी के एग्जाम में, देखो कितना डीप प्रश्न पूछा गया, पर वहाँ पर प्रिया गुमंजरी का ऑप्शन नहीं था शायद। चलो देखते हैं कौन सा कथन था वो, ऐसे ही मिलता जुलता था। ठीक है,
मल्लिका बैठ जाइए। प्रिय गुमजी, नहीं, मैं बैठना नहीं चाहती। मैं तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार तुम्हारी और इस घर की चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्राय यहाँ स्मरण किया करते थे। उसकी दृष्टि चारों ओर घूमकर मल्लिका के मुख पर स्थिर हो जाती है। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से हम अधिक सुविधापूर्वक कश्मीर की राजधानी पहुँच सकते थे। मल्लिका, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किस रूप में मुझे आप का आतिथ्य करना चाहिए। आप आसन ग्रहण कर लें तो मैं आपके लिए। प्रिया गुंजरी, मेरा आतिथ्य करने की बात मत सोचो। मैं तुम्हारे पास अतिथि के रूप में नहीं आई। संभव था ये यहाँ भी आते, परंतु मैं इन्हें विशेष आग्रह के साथ लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी और इसके अतिरिक्त एक और कारण भी था। चाहती थी कि संभव हो तो इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाऊं। मल्लिका भौचक्की सी देखती रहती है। मल्लिका, इस प्रदेश का वातावरण? प्रिय गुमंजरी मुस्कुराकर उसे देखती है, फिर टहलती हुई झरोखे के निकट चली जाती है। प्रिय गुमंजरी, यहाँ से बहुत दूर तक पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। कितनी निर्वाज्य सुंदरता है। मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा होती है। मल्लिका दो एक पग और बढ़ाती है। मल्लिका, यह हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिनों के लिए इस प्रदेश में रह जाएं। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, फिर भी। प्रिय गुमंजरी पुनः विविधता पूर्ण दृष्टि से उसे देखती है। प्रिय गुमंजरी, इस सौंदर्य के मुख जीवन की सब सुविधाएं हैं। इसकी आंखों में व्याप्ति ये भी है, ठीक है, आया हुआ एग्जाम में करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं है। परंतु इतना अवकाश कहाँ है। कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहाँ से दूर रहना कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है और हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। यूँ वहाँ की सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने का अवकाश कहाँ रहेगा। इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है कि सौंदर्य का ये सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक स्वप्न है। बैठ जाओ। आसन पर अपने निकट बैठने के लिए संकेत करती है। मल्लिका नीचे बैठने लगती है। प्रिया गुमंजरी संकेत से उसे रोक देती है। यहाँ पास बैठो। मल्लिका, मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ। कोने से मोड़ा उठाकर आसन के निकट रख लेती है और उस पर भोजपत्र इत्यादि अपनी गोदी में लेकर बैठ जाती है। इसलिए मैं यहाँ से कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ हिरण शावक जाएंगे जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधीय उद्यान के क्रीड़ाशैल। ये याद रखना है कि जब प्रिया गुमंजरी मल्लिका से मिलने के लिए आती है तो वहाँ से वो क्या क्या लेकर जाती है, ये क्या क्या लेकर जाने की बात करती है। तो वो कहती है कि यहाँ से हम कुछ औषधीय उद्यान के क्रीड़ाशैल लेकर जाएंगे। यार, ये फ़ोन को क्या हो रहा है। लेकर जाएंगे, ठीक है। उसके आसपास के प्रदेश में लगवा देंगे। हम कुछ हिरण शावक लेके जाएंगे, ठीक है। एक तो उन्होंने बोला था हिरण शावक लेके जाएंगे जिनको हम अपने उद्यान में पालन पोषण करेंगे। औषधीय उद्यान के क्रीड़ा शैल लेकर जाएंगे, ठीक है, जो कि अपने बाग में लगवा देंगे। हम यहाँ के कुछ घरों का भी वहाँ निर्माण करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को वहाँ ले जाकर हम शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ कि इससे अंतर पड़ेगा। अनाथ बच्चे बोला था, हिरण शावक बोला था, औषधीय शैल पत्थर आदि लेकर जाने की बात जो थी उन्होंने की थी। देख रही हूँ कि तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है। इसका परिसंकार आवश्यक है। तुम चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी। उज्जैनी के दो कुशल स्थपति हमारे साथ आए हैं। क्यों? मल्लिका उठकर उसकी ओर आती है। मल्लिका, आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे घर में रहने का ही अभ्यास है, इसलिए हमें असुविधा नहीं होती। प्रिया गुमंजरी, फिर भी मैं चाहूँगी कि इस घर का परिष्कार हो जाए। उनके जीवन में आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंधित रहा है। मातुल के घर के साथ स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दिया है। मैंने स्थपतियों से कहा है कि वे उज्जैनी के शिलक्षण शिलाएं लाकर उस कार्य को आरंभ करें। मुझे खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ ना रह सकूंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मल्लिका, मैं? प्रिया गुमंजरी के कंधे पर हाथ रख प्रिया गुमंजरी निकट आकर उसके कंधे पर हाथ रख जाती है। प्रिया गुमंजरी, हाँ, इसमें बाधा क्या है? यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र से तो बंधी नहीं हो कि। मल्लिका, मेरी माँ यहाँ है।
प्रिया गुमंजरी, ये कोई बाधा नहीं है, तुम्हारी माँ के भी साथ जाने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे स्थपति इस घर का परिसंकार करते रहेंगे, तुम वहाँ मेरे साथ मेरी संगनी के रूप में रहोगी। मल्लिका के मुख पर आहत अभिमान की रेखाएं व्यक्त होती हैं, परंतु वे अपने भाव को दबाए रखती है। मल्लिका, क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। प्रिया गुमंजरी, परंतु मैं तुम्हें इससे अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पूर्व राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे, मैंने उन्हें औपचारिक प्रक्रिया के लिए नहीं भेजा था। तुमने अब दोनों को देखा है। मल्लिका उसके शब्दों का अर्थ समझने का प्रयत्न करती है, अनिश्चितता की ओर देखती है। प्रिया को मुझे लगता है ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। किसकी रचनाएं हैं ये? मल्लिका, कालिदास की। प्रिया गुमंजरी की भ्रुकुटियां कुछ संकुच हो जाती हैं। प्रिया गुमंजरी, अब वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ भी उनकी रचनाएं उपलब्ध हैं? मल्लिका, ये प्रीतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की हैं। प्रिया गुमंजरी के ओंठों पर हल्की सी व्यंग्यात्मक स्मित की रेखाएं प्रकट होती हैं। प्रिया गुमंजरी, मैं समझ सकती हूँ, मैं उनसे जान चुकी थी कि तुम शैशव से उनकी संगनी रही हो, उनकी रचनाओं से तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। वे भी जब तब यहाँ के जीवन की चर्चा करते आत्म विस्मृत हो जाते हैं, इसलिए राजनीतिक कार्यों से कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। सहसा उसकी आंखें मल्लिका के मुख पर स्थिर हो जाती हैं। ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीतिक साहित्य नहीं है ये नेट के एग्जाम में, अभी वाले नेट के एग्जाम में ये वाली पंक्ति आपको आई हुई थी, इंपॉर्टेंट पंक्ति है, याद रखनी है, ठीक है। ये प्रिया गुमंजरी का कथन है ना। वैसे तो नेट के उसमें है सिलेबस में ये, और दूसरी दृष्टि की बुक में राजनीतिक साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी स्वलित हो जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीति जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण पर पहुंच चुके हैं। मेरा समय इसी आयास में बीतता है कि उनका बड़ा हुआ चरण पीछे ना हट जाए। बहुत परिश्रम साध्य जीवन है ये। तुम ऐसा नहीं समझती? मल्लिका, मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। प्रिया गुंजी निश्वास छोड़ती है। प्रिया गुंजी, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही हो। सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। मल्लिका भी उठने लगती है, परंतु वह उसे कंधे पर पड़कर बैठा देती है। बैठी रहो। दोनों हाथों की उंगलियां उलझाए हुए निचले ओंठ को दबाए हुए चबाती है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ, ये इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव ना हो। कई बार बहुत क्षति होती है, वे व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं, जिससे समय भी जाता है, शक्ति भी जाती है। उनके समय का बहुत मूल्य है, मैं चाहती हूँ कि उनका समय नष्ट ना हुआ करे, इसलिए मैं यहाँ से कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ, कुछ हिरण शावक, है ना। तो मल्लिका, देखा है प्रिय गुमंजरी, तुम उनमें से जिस किसी को अपने योग्य समझो उसी के साथ तुम्हारे परिणय का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों बहुत योग्य अधिकारी हैं। मल्लिका देवी भोजपत्रों को वक्ष से सटाए हुए कुछ पग आसन की ओर हट जाती है। प्रिया गुमंजरी उसी तीक्ष्ण दृष्टि से देखती है, फिर धीरे धीरे निकट चली जाती है। प्रिया गुमंजरी, संभवतः तुम उन दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज्य में तो ये 2 ही नहीं और भी अनेक अधिकारी हैं। तुम मेरे साथ चलो, तुम जिस किसी को चाहोगी। मल्लिका सहसा आसन पर बैठ जाती है और रुंधे हुए आवेश में कर्ण अपना ओंठ काट लेती है। मल्लिका, इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। गला रुंध जाने से शब्द स्पष्ट ध्वनित नहीं होते हैं। अंदर का द्वार खुलता है और अंबिका रोग और आवेश के कारण शिथिल और कांपती हुई सी एक पग बाहर आकर जैसे अपने को सहजे हुए रुकती है। प्रिया गुमंजरी बढ़कर मल्लिका के निकट चली जाती है। प्रिया गुमंजरी, क्यों? तुम्हारे मन में ये कल्पना नहीं है कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? अंबिका धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अंबिका, नहीं, इसके मन में ये कल्पना नहीं है। प्रिया गुमंजरी सहसा घूर कर देखती है। मल्लिका सस्वास्त खड़ उठ जाती है। मल्लिका, माँ। अंबिका, इसके मन में ये कल्पना नहीं है, क्योंकि ये भावना के स्तर पर जीती है। इसके लिए जीवन में सांस फूल जाने से शब्द गले में ही अटक जाते हैं। मल्लिका हाथ के पृष्ठ आसन पर छोड़ देती है और उसके निकट आकर उसे पीठ से सहारा देती है। मल्लिका, तुम उठ क्यों आई माँ? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलो जाकर लेट जाओ। उसे अंदर की ओर ले जाना चाहती है, परंतु अंबिका उसका हाथ हटा देती है। अंबिका, मैं किसी अभ्यागत से बात भी नहीं कर सकती। दिन मास वर्ष मुझे घुटते हुए बीत जाते हैं। मेरे लिए वह घर अब घर नहीं है, वे एक काला गहर है जिसमें हर समय बंद रहती हूँ। और तुम चाहती हो मैं किसी के से बात भी ना करूँ? ये इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखना। ये अंबिका कहती है। चलने की चेष्टा गिरने को हो जाती है। मल्लिका उसे संभाल लेती है। मल्लिका, परंतु माँ तुम स्वस्थ नहीं हो। अंबिका, तुम्हारी अपेक्षा में फिर अधिक स्वस्थ हूँ।
प्रिय गोमंजरी के निकट जाकर उसे निरीक्षणात्मक दृष्टि से देखती है। यह घर सदा से इस अवस्था में नहीं है राजवधु। जब मेरे हाथ चलते थे मैं प्रतिदिन इसे लीपती बुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु इसी प्रकार टूटी नहीं थी, परंतु आज जो हम दोनों माँ बेटी यहाँ भी टूटी सी पड़ी रहती हैं, ये सिर्फ इसलिए। फिर सांस फूल जाती है, बोल नहीं पाती। प्रिया गोंजरी पुनः प्रकोष्ठ पर दृष्टि डाल के ब्याज से उसकी निकटता से हट जाती है। प्रिय गोंजरी, मैं देख रही हूँ कि घर की अवस्था अच्छी नहीं है। मल्लिका मेरे साथ चल सकती है तो समस्या वैसे भी सुलझ जाती है, परंतु वह अब भी जो कुछ संभव है मैं अवश्य कर जाऊंगी। मैं स्थापतियों को आदेश दूंगी कि वे घर को गिराकर इसके स्थान पर। मल्लिका, ऐसा मत कीजिएगा, इस एक घर को गिराने का आदेश मत दीजिएगा। प्रिया गोमंजरी फिर तीक्ष्ण दृष्टि से देखती है। प्रिया गोमंजरी, मैं तुम्हारी सुविधा के लिए ही कह रही थी। तुम्हें इसमें असुविधा हो तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। फिर भी चाहूंगी कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य कर सकूं। इस समय और नहीं रुक सकती। कल की यात्रा इससे पूर्व अवश्य संपन्न करने हैं। यूँ तो इस समय की अवश्य अवकाश नहीं था, फिर भी मैंने आना आवश्यक समझा। मैं पर्वत शिखर की ओर घूमने चले गए थे, मैं उस बीच इधर चली आई। अच्छा अंबिका, परंतु राजवधु, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती थी, तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग खांसती हुई शब्द खांसी में डूब जाते हैं। प्रिय गुंजदार के पास से मुड़ती है। प्रिय गुंज, मैं आपके कष्ट को समझ रही हूँ। जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूँगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए गंभीर गर्मपूर्ण स्मित के साथ मल्लिका की ओर देखकर धीरे धीरे चली जाती है। अंबिका आवेश से निःशब्द की ओर देखती रहती है, फिर वे गिरती सी आसन पर बैठ जाती है और कुछ पन्ने उठाकर मल्लिका की ओर बढ़ा देती है। अंबिका, लो मेघदूत की पंक्तियां पढ़ो। इन्हीं में ना कहती थी कि उसके अंदर की कोमलता साकार हो उठी है। आज उस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया है। फिर लोग यहाँ कोई पत्थर शेष ना रहने दें, तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ना हो। मल्लिका, बैठ जाओ माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। विलोम, ग्राम में चारों ओर बहुत उत्साह है। ये दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे, वे अतिथियों के लिए भोज्य और पेय सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। उस भोज्य सामग्री में हिरण शावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर उपलब्ध किए जा सकेंगे। मल्लिका, ये सत्य नहीं है। विलोम, सत्य नहीं है, परंतु इंद्र वर्मा और विष्णुदत्त को स्वयं राजकन्या ने आदेश दिया है कि भाई देख लेना, इम्पॉर्टेंट है इंद्र वर्मा और विष्णुदत्त को, है ना। स्वयं राजकन्या ने आदेश दिया है कि मल्लिका, उस आदेश का और अर्थ भी हो सकता है। विलोम, और अर्थ क्या और है? क्या राजकन्या हिरण शावकों में खेला करती है? उज्जैनी के कलाकार उनकी आकृतियां बनाएंगे, ये भी एक हृदयग्राही विषय है। राज परिवार के साथ आए हुए राजधानी के कलाकार आज यहाँ हर वस्तु की अनुकृति बनाते घूम रहे हैं। यहाँ कोई पेड़, कोई पत्ता, कोई तिनका शेष ना रहेगा जिसकी वह अनुकृति बनाकर ना ले जाएंगे। मल्लिका, इसका भी कुछ अपना अर्थ हो सकता है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि इसका अर्थ नहीं है? अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और वैचित्र को यहाँ से जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। मैं, ये घर, ये बर्तन, सब उनके लिए विचित्रता के उदाहरण है। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, जो यहाँ वैचित्र नहीं वहाँ भी वैचित्र देख लेती हैं। एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी ही छाया की अनुकृति बनाते देखा। अंबिका, यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छाया अवश्य और सी लगती होंगी। वे कौन सी राक्षसी थी जो किसी जीव की छाया को पढ़ लेती है? मैं चाहती हूँ कि वे राक्षसी हो, और आज मैं भी। मल्लिका, तुमसे मैंने कहा है माँ, तुम विश्राम करो, बातें मत करो। आर्य, विलोम, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए। विलोम, हाँ, अंबिका को अंदर ले जाओ। यहाँ पर ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को अशांत करेगा। मैं तो उत्सव की सूचना मात्र देने के लिए आया था। आश्चर्य है कि कालिदास ने स्वयं यहाँ आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं लोग चले जाएंगे, कल तो सुना है वे लोग चले जाएंगे। आज वे तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहते हैं, क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? घर की भीतियों का परिष्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य चाहिए? मल्लिका, राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए कोई क्यों उत्तरदायी है? अंबिका, किंतु उसके यहाँ आने के लिए कोई उत्तरदायी है? निसंदेह वह उस किसी इच्छा के बिना यहाँ नहीं आई। राज्य के स्थापित इस घर की भीतियों का परिष्कार कर देंगे। आज वह प्रभु है, उसके पास संपदा है,
उस प्रभुता और संपदा का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता है? मल्लिका, परंतु माँ। अंबिका, माँ कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। माँ भावना की गहराई तक नहीं जा सकती। माँ विलोम, इस प्रकार क्षुब्ध क्यों हो अंबिका? आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। राजकीय पगधूलि घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है? अंबिका, ये अवसर देखने के लिए ही तो मैं आज तक का जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे क्षुद्र जीवन में कहाँ समा सकता है? चलो, मैं स्वयं चलकर ग्राम भर के सौभाग्य की घोषणा करूंगी। हमारे वर्षों के अभाव और दुख कितना बड़ा फल लाए हैं कि राज्य के स्थापित हमारे घर की भीतियों का परिष्कार कर देंगे। विलोम, बैठ जाओ अंबिका, आज ग्राम के पास तुम्हारा बात सुनने का अवकाश नहीं है। गांव के लोग आज व्यस्त हैं। उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्री जुटानी है। अतिथि यहाँ के पत्थर तक बटोर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर बहुत मूल्यवान समझे जाते हैं। ये कौन कहता है? विलोम। मल्लिका, यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे। आर्य विलोम, ये और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य ही नहीं समझा। अंबिका, तो जाकर तुम ही क्यों नहीं बटोर लेती? संभव है कि लोग यहाँ कोई पत्थर शेष नहीं रहने दें और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ना रहे। मल्लिका, बैठ जाओ माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। विलोम, गांव में चारों ओर बहुत उत्साह है। ये दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे, वे अतिथियों के लिए भोज्य पेय मार्ग बटाने जो। विलोम, ऐसा? तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे चिंता रहती है। जहाँ तक संभव हो घृत और मधु का सेवन करो। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है, चाहे तो मैं तुम्हारे लिए भेज दूँ। मल्लिका, मुझे मधु की आवश्यकता नहीं, हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। विलोम, ऐसा है? अच्छा।